नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये यूपी पीसीएस के टेस्ट सीरीज का डिस्कशन चल रहा है, जहां पर आज हम बात करेंगे टेस्ट नंबर 4 की। टेस्ट नंबर 4 का यह हमारा डे 1 का पहला लेक्चर है, यानी कि आज से ही टेस्ट नंबर 4 की शुरुआत होने जा रही है। लेक्चर नंबर 2 आपको शाम को मिलेगा। डेली जो है हम प्रत्येक लेक्चर में 25-25 प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं, यानी कि एक दिन में हम जो है 50 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। इसकी पीडीएफ जो है वो जो लोग हमारे पेड ग्रुप के मेंबर हैं उनको पहले ही प्रोवाइड करवा दी गई है, तो वे प्रश्नों को अब तक सॉल्व कर चुके होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। तो इसी के साथ चलिए देखते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, परंतु इसे अत्यधिक महत्व प्राप्त है कि संविधान की व्याख्या इसके प्रकाश में की जानी चाहिए। कथन नंबर 2 है कि 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और स्वतंत्रता पद को जोड़ा गया। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक न ही दो। चलिए, इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। दो के दोनों ही कथन गलत हैं। देखिए, 1973 के केशवानंद भारती के बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया था या डिसाइड किया गया था कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का भाग है, ठीक है, और इसी के महत्व में संविधान की व्याख्या या फिर इसके आलोक में ही संविधान की व्याख्या की जानी चाहिए। दूसरी चीज़ अगर बात करें दूसरे कथन की, तो 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो कि वर्ष 1976 में किया गया था, इसके माध्यम से संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे। एक तो था पंथनिरपेक्ष, दूसरे था समाजवादी और तीसरा था अखंडता, न कि स्वतंत्रता। अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है। देखिए, मूल संविधान में बात की गई थी प्रभुत्व संपन्न भारत की, ठीक है, प्रभुत्व संपन्न भारत की, जबकि बाद में इसे संशोधित करते हुए कर दिया गया था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य में, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में एक राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। ए 500, बी 400, सी 450 या फिर डी 550। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। भारत में एक राज्य की विधानसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है वह है 500 और जो सदस्यों की न्यूनतम संख्या हो सकती है वह है 60। हालांकि इस न्यूनतम संख्या के 3 अपवाद हैं। एक तो है आपका सिक्किम, जहां पर सदस्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या है 32। दूसरे है गोवा, जहां पर विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है 40। और तीसरा है मिजोरम, जहां पर विधानसभा के सदस्यों की संख्या है 40, यानी कि SDM नहीं SGM याद कर लीजिए। यह 3 राज्य जो हैं वह विधानसभा के सदस्यों में न्यूनतम संख्या के अपवाद हैं। कौन कौन से? SGM, सिक्किम, गोवा और मिजोरम। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि खाद्य और कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। पहला, अक्टूबर 2020 में इसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। दूसरा, इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर बताना है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक और न ही दो। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। दो के दोनों ही कथन गलत हैं। देखिए, FAO की स्थापना जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा की गई थी। इसके द्वारा तो UN ने FAO यानी कि खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना की थी, और इसने स्थापना नहीं की थी, यह UN की एक विशेष एजेंसी है। सॉरी, देखिए, UN की एक विशेष एजेंसी है FAO, और इसकी स्थापना की गई थी 16 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। 16 अक्टूबर 1945 को FAO की स्थापना की गई थी, और पिछले वर्ष यानी कि अक्टूबर 2020 में FAO की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर भारत सरकार के द्वारा एक 75 रुपये का सिक्का भी
जारी किया गया था। ध्यान रखिएगा, भारत सरकार के द्वारा FAO की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक 75 रुपये मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया गया था। ठीक है, इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। ठीक है, FAO का मुख्यालय रोम, इटली में है और इसके द्वारा 2 रिपोर्ट जारी की जाती है जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है जानना। पहली रिपोर्ट का नाम है खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्ट का नाम है स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, 2 रिपोर्ट जारी की जाती है FAO के द्वारा, एक तो है खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट और दूसरी का नाम है स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी और। देखिए 75वीं वर्षगांठ थी तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए डिटेल से थोड़ा सा इसके बारे में जानिए। ठीक है, देखिए FAO की स्थापना का जो उद्देश्य था वह यह था कि सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में उच्च गुणवत्ता युक्त भोजन की पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, और नियमित पहुंच सुनिश्चित किया जा सके। ये नहीं कि एक बार किसी को बढ़िया काजू बादाम खिला दिया उसके बाद उसके पास भोजन ही नहीं पहुंच रहा है। तो पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले भोजन तक लोगों की नियमित पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके, यह जो है FAO का प्रमुख लक्ष्य है। ठीक है, इसके अलावा देखिए FAO के द्वारा एक रोम घोषणा पत्र जारी किया गया था। रोम घोषणा पत्र, तो इसके बारे में जान लीजिए। देखिए वर्ष 1996 में, कब, हाल की रिपोर्ट नहीं है यह घोषणा पत्र, वर्ष 1996 में FAO ने क्या किया था कि विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था रोम में और वहीं पर रोम घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था। और इस रोम घोषणा पत्र का उद्देश्य था कि 2015 तक भूख से पीड़ित लोगों की संख्या को आधा करना, समाप्त करना नहीं, भूख से पीड़ित लोगों की संख्या को आधा करना, यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था FAO की रोम घोषणा पत्र से वर्ष 1996 में। ठीक है, दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज़ जान लीजिए कि FAO ने वर्ष 1952 में, कब, तो 1952 में FAO के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पौध संरक्षण अभिसमय का निर्माण किया, यानी कि IPCC जो पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसका निर्माण FAO के द्वारा ही किया गया था। और एक सबसे अंत में देखिए थोड़ा सा लेटेस्ट का है, 2002 का है। ठीक है, तो लेटेस्ट है कि नहीं आप लोग बताइएगा। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सतत विकास विश्व शिखर सम्मेलन जब आयोजित हो रहा था तो उसी समय FAO के द्वारा जो है GIAHS ग्लोबल इम्पोर्टेंस ऑफ, बताइए क्या होगा, एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। ठीक है, ग्लोबल इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, हिंदी में इसको बोलते हैं विश्व स्तरीय महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली। ठीक है, इसकी साझेदारी पहल को अवधारणात्मक स्वरूप प्रदान किया गया था FAO के द्वारा वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सतत विकास विश्व शिखर सम्मेलन में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मुख्यालय इसका कहाँ है, यह आप लोगों के लिए प्रश्न है। तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पुरस्कारों की श्रेणी नहीं है। A विश्वेश्वरैया सौर पुरस्कार, B अब्दुल कलाम सौर पुरस्कार, C कल्पना चावला सौर पुरस्कार या D दिवाकर सौर पुरस्कार। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर B। ठीक है, ISA के द्वारा जो है किसी भी प्रकार का अब्दुल कलाम सौर पुरस्कार नहीं दिया जाता है। वर्ष 2019 में ISA के द्वारा इस प्रकार के पुरस्कारों के दिए जाने की घोषणा की गई और इसमें संगठनों और व्यक्तियों दोनों को शामिल किया जाता है। ठीक है, इसमें विश्वेश्वरैया पुरस्कार जो है यह हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है और इस वर्ष जो है IIT दिल्ली के डॉक्टर भीम सिंह और UAE की एक कंपनी है जिसका नाम है दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी, इन दोनों को दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी की डॉक्टर आयशा अलू एमी, लिख देता हूँ इनका नाम, डॉक्टर, आप नाम भर याद रखिए, डॉक्टर आयशा ऐसे होगा ना, आयशा अल नू
नुएमी, डॉक्टर आयशा अल नुएमी को और डॉक्टर भीम सिंह को यह पुरस्कार दिया गया। कौन सा? कल्पना चावला सौर पुरस्कार। वहीं बात करें अगर विश्वेश्वरैया सौर पुरस्कार की, तो यह कर्नाटक सरकार के द्वारा दिया जाता है फ्लोटिंग सौर प्रौद्योगिकी को लेकर के। फ्लोटिंग सौर प्रौद्योगिकी यानी कि तालाबों में सोलर पैनल जो लगाया जाता है वे स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना योगदान देने वाले लोगों को कर्नाटक सरकार के द्वारा विश्वेश्वरैया सौर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और इस वर्ष जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र में जापान को, यूरोप को और नीदरलैंड को अन्य क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। वहीं सबसे अंत में दिवाकर सौर पुरस्कार की बात करें तो यह पुरस्कार जो है अर्पण इंस्टीट्यूट हरियाणा और आरुषि सोसाइटी को दिया गया। ठीक, और यह पुरस्कार बताइए किसके द्वारा दिया जाता है? तो आईएसए के द्वारा दिया जाता है। सभी पुरस्कार आईएसए के द्वारा ही दिए जाते हैं, बस इनको फाइनेंस जो है अलग अलग संस्थाएं करती हैं। ठीक है, जैसे यह दिवाकर पुरस्कार हो गया, इसको जो है हमारे जो रेलवे मंत्री हैं उनको पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के से जो है चौथे कार्नेट पुरस्कार से जब सम्मानित किया गया था, तो उस पुरस्कार राशि को उन्होंने आईएसए को दान दिया था, और उसी दान की गई राशि से इस दिवाकर पुरस्कार की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि नचिकेता और यम के मध्य प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख निम्नलिखित में से किस उपनिषद में मिलता है? ए बृहदारण्यक उपनिषद, बी छांदोग्योपनिषद, सी कठोपनिषद या फिर डी केनोपनिषद। प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज में यह प्रश्न करवाए गए हैं। ठीक है, चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कठोपनिषद में जो है मृत्यु के देवता यम और 12 वर्ष के बालक नचिकेता के मध्य संवाद का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इनके संवादों में जो है अगर प्रमुख चर्चाओं की बात करें तो व्यक्ति का स्वभाव, ज्ञान, आत्मा और मोक्ष आदि विषय शामिल थे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। थोड़ा बहुत अन्य उपनिषदों के बारे में जानना हो तो जो टोटल उपनिषद हैं वह हैं 108। उपनिषदों को कहा जाता है वेदांत। यहाँ पर वेदों का अंत होता है। ठीक है, वेदांत यानी कि वेदों के अंतिम अध्याय या हिस्सों के रूप में उपनिषदों को माना जाता है। ठीक है, इनमें तत्वमीमांसा और धर्मशास्त्रीय विचारों की प्रधानता होती है। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद देखिए कुल 108 उपनिषदों में से 10वें नंबर का उपनिषद है। ठीक है, और इसमें तत्वमीमांसा, नैतिकता और ज्ञान के अभिलाषा की विवेचना की गई है। वहीं छांदोग्योपनिषद 108 उपनिषदों में से 9वां उपनिषद है, और इसमें जो है कहानियों और विषयों का एक प्रेरक संग्रह बनाए रखा गया है। ठीक है, इसमें कहानियों का संग्रह ऐसे याद कर लीजिए। छांदोग्योपनिषद में या छांदोग्य उपनिषद में कहानियों के माध्यम से जो है भाषण, भाषा, गीत और मंत्र तथा ज्ञान व मोक्ष के प्रति व्यक्ति की खोज को बताया गया है। वहीं सबसे अंत में बात करें अगर केन उपनिषद या फिर केनोपनिषद की, तो यह 108 उपनिषदों में से दूसरे नंबर का उपनिषद है, और इसमें निराकार और साकार ब्रह्म दोनों के बारे में बात की गई है। ठीक है, निराकार और साकार ब्रह्म दोनों के बारे में बात की गई है केनोपनिषद में। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कृष्णा नदी की एक सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए शहर की स्थापना की और इस पर कृष्णा नदी के दक्षिण में समस्त भूमि के स्वामी माने जाने वाले एक देवता के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का निर्णय लिया? ए अमोघ वर्ष प्रथम, बी बल्लाल द्वितीय, सी हरिहर प्रथम या फिर डी प्रताप रुद्र द्वितीय। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी हरिहर प्रथम। ठीक है, देखिए हरिहर प्रथम विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक था, और यह जो है भाव संगम का सबसे बड़ा पुत्र था। भाव संगम जिसके द्वारा संगम वंश की स्थापना की गई थी। भाव संगम वंश की स्थापना जो है इसी के द्वारा की गई थी, और इसी का पुत्र था हरिहर प्रथम। ठीक है, और इसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, और यहाँ पर भूमि स्वामी के प्रतिनिधि के रूप में शासन आरंभ किया था। हरिहर प्रथम का जो पुत्र था उसका नाम था बुक्का। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जाए, पुत्र नहीं था बुक्का। ठीक है, हरिहर और बुक्का दो लोग अलग अलग थे। ठीक है, हरिहर प्रथम का उत्तराधिकारी था बुक्का।
नेक्स्ट, भूमध्य रेखा निम्नलिखित किन देशों के समूह से होकर के गुजरती है? ए ब्राज़ील, भारत, मालदीव, बी भारत, इक्वाडोर, सोमालिया, सी इंडोनेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, या फिर डी मालदीव, केन्या और युगांडा। यह प्रश्न बहुत डिटेल से करवाया गया था ज्योग्राफी वाले टेस्ट में। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, मालदीव, केन्या, युगांडा, इन सबसे जो है इक्वाडोर या फिर इक्वाडोर कह रहा हूँ, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा गुजरती है। ठीक है, विषुवत रेखा कुल 13 देशों से होकर के गुजरती है। मैं सभी का नाम क्रमवार रूप से ले रहा हूँ, यहाँ पर 13 देशों का नाम लिखना संभव नहीं है, तो याद रखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दक्षिण अमेरिका के मैप में चलिए और वहाँ पर देखिए इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील यहाँ से गुजरी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, गैबान, अफ्रीका में आते हैं, अफ्रीका के गैबान, कांगो रिपब्लिक, युगांडा, केन्या, सोमालिया। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलिए तो मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, साओ टोम और प्रिंसिप है। ठीक है, इन सभी से भूमध्य रेखा होकर के गुजरती है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस समुद्र में कोई ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हुआ है? ए कैरेबियन सागर, बी ओखोस्टक सागर, सी बाल्टिक सागर, या फिर डी लाल सागर। ओखोस्टक सागर की लोकेशन आप लोग बताइए, सभी सागरों की लोकेशन आप मैप में देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, बाल्टिक सागर में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हुआ है। कारण क्या है? तो देखिए, जो भी ज्वालामुखियां हैं वह प्लेट विवर्तनिक घटनाओं के परिणाम स्वरूप होती हैं, यानी कि दो प्लेटों के आपस में टकराने अथवा एक दूसरे से दूर जाने के परिणाम स्वरूप जो है जो ज्वालामुखी की घटनाएं हैं वे संपन्न होती है। इन्हें अभिसरण एवं अपसरण कहा जाता है। ठीक है, तो अब प्लेटों के अभिसरण एवं अपसरण के परिणाम स्वरूप ज्वालामुखी की घटनाएं होती हैं। और चूंकि बाल्टिक सागर यह किसी प्लेट के किनारे पर स्थित नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो चट्टानें हैं वे जो है हिमनदों के द्वारा लाई गई हैं। ठीक है, और जो चट्टानें हैं वे बेसाल्टिक प्रकार की चट्टानें हैं। ठीक है, और किसी भी प्रकार का प्लेटों का यहाँ पर मिलन या फिर अलगाव नहीं होता है, इस कारण जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार की ज्वालामुखी की घटना नहीं होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस यानी कि कहाँ गया फेशियल वेरिफिकेशन इन द नेशनल आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस, राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में चेहरे का सत्यापन संलग्न करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? जैसे हमारे यहाँ नहीं फिंगर लगा अंगूठा लगाया जाता है आधार के लिए, उस तरीके के लिए वहाँ पर चेहरे का सत्यापन किया जाता है। तो वही पूछा जा रहा है कि दुनिया का कौन सा ऐसा पहला देश है जहाँ पर चेहरे के सत्यापन के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस का निर्माण किया गया है? ए जर्मनी, बी जापान, सी सिंगापुर, या डी कनाडा। चलिए, इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिंगापुर में अब फेशियल रिकॉग्निशन के माध्यम से नेशनल आइडेंटिफिकेशन डाटाबेस को तैयार किया जा रहा है और प्रयोग में लाया जा रहा है। नेक्स्ट, विश्व नगर दिवस कब मनाया जाता है? ए 9 फरवरी, बी 11 जुलाई, सी 31 अक्टूबर, या फिर डी 13 नवंबर। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, विश्व नगर दिवस जो है यह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है वर्ष 2013 को वर्ल्ड सिटी ईयर घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए, एक रिपोर्ट भी है संयुक्त राष्ट्र की, इसमें यह बताया गया था। देखिए, विश्व नगर रिपोर्ट एक जारी की गई थी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। कौन सी रिपोर्ट? तो विश्व नगर रिपोर्ट जारी की गई थी। इसके अनुसार क्या था? तो इस रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बताया गया कि जो विश्व में कुल नगर भूमि का क्षेत्र है ना, वह विश्व की कुल भूमि का केवल 2% है, लेकिन यह विश्व की जीडीपी में इसका योगदान 70% है। वैश्विक ऊर्जा खपत में शहरों का स्थान है 60%। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में शहरों का स्थान है 70%। और साथ ही साथ वैश्विक अपशिष्ट में भी शहरों की हिस्सेदारी जो है वह है 70%। देखिए, 2020 में विश्व नगर दिवस की थीम थी हमारे समुदायों और
नगरों के महत्व को समझना। ठीक है, हमारे समुदायों एवं नगरों के महत्व को समझना यह थीम थी वर्ष 2020 के विश्व सिटी दिवस या फिर विश्व नगर दिवस की। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वल्लम कल्ली का सही वर्णन करता है। ए, एक प्रकार की नौका दौड़। बी, एक प्रकार का लोक नृत्य। सी, एक प्रकार का मंदिर स्थापत्य। या डी, पश्चिमी घाट में हाल ही में खोजा गया एक पुष्पीय पौधा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, एक प्रकार की यह नौका दौड़ है वल्लम कली। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है जानते हैं आप लोग? कहाँ की नौका दौड़ है? यह नौका दौड़ है केरल की। इसका पूरा नाम है अरनमुला उत्तरी तथी वल्लम कली। ठीक है, अरनमुला उत्तरी तथी वल्लम कल्ली इसका पूरा नाम है। शॉर्ट में इसको अरनमुला नौका दौड़ भी बोला जाता है और केरल की है प्राचीनतम नौका दौड़ है। ऐसा इतना पूरा नाम क्यों रखा गया? तो देखिए, मलयालम महीने चिंगम की उत्तरा तिथि नक्षत्र में, ठीक है, यह मलयालम का महीना है चिंगम और इसमें यह तिथि पड़ती है उत्तरी तिथि। इसी समय इस नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। ठीक है, नक्षत्र मलयालम माह चिंगम के उत्तरी तिथि नक्षत्र के दिन इस नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। यह चिंगम माह पड़ता है 15 अगस्त से लेकर के 20 सितंबर के बीच में। ठीक है, और इस वर्ष जो है केरल में एक नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है पंपा नदी पर। एक छोटी सी कहानी है, कभी समय मिला तो आपको ज़रूर बताऊंगा। हाँ, इसमें जो नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है उस नौका का नाम है जिस पल्लियोडम, और ऐसा माना जाता है कि इस नौका के या फिर इस डिजाइन के आविष्कारकर्ता जो आर्किटेक्चर हैं वह स्वयं भगवान विष्णु थे। ठीक है, एक कहानी छोटी सी, एक ब्राह्मण थे, उन्होंने ऐसी मान्यता रखी थी कि वे जो है तिरुवोना मंदिर पर जो है तिरुवोनातुनी नामक एक मंदिर है, वहाँ पर जाकर के सभी प्रकार के भोजन का, या पार्थ सारथी मंदिर है, तिरुवोतोना नहीं, पार्थ सारथी जो मंदिर है वहाँ पर सभी प्रकार के खाद्य सामग्रियों को पहुँचाएंगे। लेकिन जब वे खाद्य सामग्रियों को लेकर के पंपा नदी पार कर रहे होते हैं तो उसी दौरान शत्रुओं का हमला होता है और कहीं से इस प्रकार की पल्लियोडम या फिर सर्पीली नौकाएँ आती हैं जो उनकी रक्षा करती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इन सर्पीली नौकाओं को स्वयं भगवान विष्णु ने भेजा था। ठीक है, पार्थसारथी मंदिर के यह मुख्य देवता हैं भगवान कृष्ण, इन्होंने ही भेजा था। तो इसी अवसर पर जो है यहाँ पर इस नौका दौड़ का आयोजन तब से किया जाता है। ठीक है, चलिए, अरनमुला का अर्थ होता है 6 बाँस, 6 बाँस। ठीक है, अरनमुला का जो अर्थ है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, थोड़ा जल्दी जल्दी चलने का प्रयास करते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके क्वथनांक के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर, कम से ज़्यादा की तरफ, और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला शुद्ध जल, दूसरा वायु, तीसरा पारा और चौथा स्वर्ण। कूट है 1 2 3 4, बी 2 1 4 3, सी 2 1 3 4 या डी 1 3 2 4। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 2 1 3 4। सबसे कम क्वथनांक कहाँ किसका है यहाँ पर? तो वह है, बताइए किसका? वायु का। उसके बाद शुद्ध जल, फिर पारा, फिर जो है स्वर्ण। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि दर्पण के प्रकार और उनके उपयोग के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। पहला समतल दर्पण, मोटर कारों की हेडलाइट, दूसरा उत्तल दर्पण बसों के रियर व्यू मिरर में, और तीसरा अवतल दर्पण सोलर कुकर में। चलिए, कूट है आपके सामने, ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2 या डी 1 2 3। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण का प्रयोग बसों में रियर व्यू मिरर के रूप में, मोटर कारों में, स्कूटरों के रियर व्यू में या फिर खतरनाक मोड़ों पर आदि जगहों पर किया जाता है। वहीं अवतल दर्पण का प्रयोग जो है सोलर कूलर में सौर विकिरणों को अभिसरित यानी कि फैलाने के लिए, इसके अलावा सर्च लाइट, मोटर कार की जो हेडलाइट होती है वहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में,
और इसके अलावा प्रोजेक्टर आदि में किया जाता है। वहीं बात करें समतल दर्पण की, तो समतल दर्पण का प्रयोग चश्मे में, टेलीस्कोप में और पेरिस्कोप में आदि जगहों पर किया जाता है। साथ ही साथ आस पास देखने के लिए और प्रकाश के विक्षेपक के रूप में भी समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कारण आर, आइए कथनों पर चलते हैं। कथन यह है कि अधिकांश धातुएं आयन के रूप में उपस्थित हैं। कारण आर बताया जा रहा है कि अधिकांश धातुओं की प्रकृति अत्यधिक धन विद्युत की होती है, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर्स होते हैं जो भी मेटल्स होते हैं। नीचे कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर देना है। कूट है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही किंतु आर गलत है। और डी, ए गलत किंतु आर सही है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, दो के दोनों ही सही हैं। कथन सही है और कारण उसकी सही व्याख्या करता है। देखिए, हाइड्रोजन को छोड़ करके जो भी सभी आयन होते हैं, जो भी सभी धातुएं होती हैं, ठीक है, आयन उनमें उपस्थित होता है। ठीक है, और यह इस कारण होता है क्योंकि वे धातुएं जो है वह अपने नेचर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। क्यों होती हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जरा बताइए तो। चलिए, ये सवाल आप लोगों के लिए आज का हो गया, कल मैं इसको करवाऊंगा। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि समावेशी विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ए, अंतः क्षेत्रीय असंतुलन में कमी। बी, कौशल विकास के लिए अवसरों का निर्माण। सी, उद्योगों का बेहतर प्रसार। या फिर डी, कृषि क्षेत्र में क्रमिक बदलाव। बताइए, समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ में क्या क्या शामिल नहीं है। ठीक है, देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर टी। ठीक है, कृषि क्षेत्र में क्रमिक बदलाव जो है यह शामिल नहीं है समावेशी विकास के अंतर्गत। देखिए, समावेशी विकास के अंतर्गत जो है प्रवेश स्तर पर यानी इनिशियल स्टेट में ही जनता के लिए रोजगार के अवसरों की बात की जाती है, अंतः क्षेत्रीय असंतुलन में कमी की बात की जाती है, कौशल विकास के लिए अवसरों के निर्माण की बात की जाती है, उद्योगों के बेहतर प्रसार की बात की जाती है, साथ ही साथ कृषि आधारित उद्योगों में वृद्धि की बात की जाती है, और इसके अलावा रोजगार संचालित और सकारात्मक प्रवासन की बात की जाती है। ठीक है, और सबसे अंत में बात की जाती है व्यावसायिक रोजगारों में वृद्धि, जैसे काश्तकार, कारों, स्कूटरों, टीवी, मोबाइल आदि की मरम्मत अथवा बागवानी जैसे अन्य क्षेत्रों के विकास की बात करता है इंक्लूसिव ग्रोथ में। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय पोषण मिशन एनएनएम के संबंध में यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह मिशन नई योजनाओं की शुरुआत एवं लक्ष्यों को शामिल करता है। दूसरा, यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए, केवल एक। बी, केवल दो। सी, एक और दो दोनों। या डी, न तो एक न ही दो। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, दो के दोनों ही कथन गलत हैं। देखिए, एनएमएम के तहत किसी भी प्रकार की नई योजना की शुरुआत नहीं की गई है। ठीक है, हालांकि जो पुरानी योजनाएं थी वह उनमें जो है एनएमएम में जो है उन योजनाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, उनको मापने का तंत्र या फिर अन्य चीज़ों की व्यवस्था की गई, जिससे कि जो पहले के चल रही योजनाएं थी उनका डिजिटली तरीके से मॉनिटरिंग किया जा सके। फिलहाल देखिए, एनएनएम योजना की शुरुआत जो है यह 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू क्षेत्र से की गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा। 8 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन 8 मार्च वर्ष 2018 में राजस्थान के झुंझुनू से नेशनल न्यूट्रिशन मिशन यानी कि राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई थी। और यह योजना जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की है, न कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की। इसके अंतर्गत नवजात शिशु यानी कि जो अभी अभी पैदा हुए उनसे लेकर के 0 से 6 वर्ष, ठीक है, 0 से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को भी शामिल किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य देश में पोषण स्तर की वृद्धि करना है।
ठीक है। अपने इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसके द्वारा आशा कार्यकर्ताओं के लिए डिजिटलीकरण की बात की जाती है, यानी कि उन्हें टैबलेट, लैपटॉप वगैरह आदि दी जाएगी, जिससे कि वे रजिस्टर का उपयोग छोड़ करके IT आधारित उपकरणों का उपयोग करना शुरू करें। और साथ ही साथ जो अन्य जन आंदोलन है, जैसे कि जन आंदोलन है, उनके माध्यम से जागृति पैदा की जाएगी समाज में। और साथ ही साथ सोशल ऑडिट और पोषण संसाधन केंद्रों की स्थापना की बात करता है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि इको जोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वे अपेक्षाकृत समान वनस्पतियों और जीवों के साथ व्यापक जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। दूसरा, वे पौधों और जानवरों के ऐतिहासिक और विकासवादी वितरण पर आधारित हैं। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक न ही दो। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, दो के दोनों ही कथन सही हैं। देखिए, इको जोन की अगर बात करें तो सबसे पहले अपने मैप को उठा लीजिए, एटलस को, और वहाँ पर खोल लीजिए ग्लोब को। ठीक है, तो देखिए विश्व में, देखिए सबसे पहले बात करते हैं इको जोन की। तो देखिए, इको जोन कई भागों में डिवाइड है। ठीक है, सबसे बड़ा भाग है पृथ्वी का इको जोन। 8 भागों में इको जोन को डिवाइड किया गया पूरे संपूर्ण पृथ्वी में। ठीक है, इसके अलावा इको जोन के और अधिक, और इको जोन को और आगे विभाजित करेंगे तो इको जोन आगे चल करके पारिस्थितिकी तंत्रों में विभाजित हुआ है। पारिस्थितिकी तंत्रों को आगे विभाजित करेंगे तो यह विभाजित हुआ है बायोम में। ठीक है, और आगे चल करके और इसी प्रकार का विभाजन है। ठीक है, तो फिलहाल बात कर लेते हैं हम लोग इन सभी कथनों के बारे में और उन 8 क्षेत्रों के बारे में। देखिए, थोड़ा सा ग्लोब में देखते चलिए। तो मान लीजिए कि यह ग्लोब है, तो ग्लोब के यह नीचे वाला हिस्सा जो है यह आर्कटिक इको जोन है। उसके बाद यहाँ प्रशांत, चाहे पूर्वी प्रशांत महासागर हो या फिर पश्चिमी प्रशांत महासागर हो, इसको ओशनिया में शामिल किया गया था। 2 भाग हो गए, पहला आर्कटिक, दूसरा ओशनिया। तीसरा डिवाइड किया गया उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड को, और यह कहा गया इसको नियोट्रॉपिक। ठीक है, नियोट्रॉपिक नहीं, नियरिक्टिक कहा गया, यह तीसरा भाग है। और नियोट्रॉपिक कहा गया यह दक्षिण अमेरिका और अटलांटिक तक के क्षेत्र को। इसके बाद बात करते हैं आगे, कितने भाग हो गए, 4 भाग हो गए। इसके बाद यहाँ पर देखिए अफ्रीका, अटलांटिक से लेकर के अफ्रीका तक के इस भाग को कहा गया, बीच में भी इंडिया मत आइएगा। ठीक है, अफ्रीका तक के इस भाग को कहा गया एफ्रोटोपिक। उसके बाद चलते हैं भारत के भूभाग को लेकर के, तो इसको कहा गया इंडो मलाया क्षेत्र कहा गया। और यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र था यह अलग है। ठीक है, इसको कहा गया ऑस्ट्रेलेशियन। ठीक है, ऑस्ट्रेलेशिया कहा गया इसको। और सबसे बाद में यह ऊपर का क्षेत्र कहलाया, बताइए क्या, पहले रिक्टिक। फिर से बता देता हूँ, देखिए यह क्षेत्र हो गया आर्कटिक। ठीक है, यह दूसरा भाग जो डिवाइड किया गया इको जोन में वह हुआ ओशनिया। तीसरा भाग जो डिवाइड हुआ वह हुआ इंडो मलाया क्षेत्र। चौथा भाग जो डिवाइड हुआ वह कहलाया ऑस्ट्रेलेशिया। 5वां भाग जो डिवाइड हुआ वो कहलाया नियोट्रॉपिक। 6वां भाग जो डिवाइड हुआ वह कहलाया एफ्रोटोपिक। और 7वां भाग कहलाया नियरिक्टिक। 8वां भाग कहलाया पहले रिक्टिक। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा इधर उधर हो गया इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो है। चलिए छोड़िए, बार बार आप लोग कहेंगे क्या हमेशा पेट ग्रुप चिल्लाते रहते हैं सर। देखिए, ये तो सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, देखिए इको जोन होता क्या है कि यह पृथ्वी की सतह के बड़े क्षेत्रों, उन बड़े क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ पर पौधे और जानवर लंबे समय तक सापेक्ष अलगाव में विकसित होते हैं और भूगर्भिक विशेषताओं, जैसे कि महासागर हो गया था, एक तरफ हो गया था ना ओशनिया हो गया था, और यहाँ पर जैसे भूम आई तो कहीं इंडो मलाया क्षेत्र पड़ गया, तो ऊपर जो है पैरेलेक्टिक क्षेत्र पड़ गया। तो भूगर्भिक विशेषताओं जैसे कि महासागर, व्यापक रेगिस्तान या उच्च पर्वत श्रृंखलाओं के द्वारा ये एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, जैव भौगोलिक क्षेत्र या इको जोन बोला जाता है इनको इंग्लिश में, और हिंदी में बोला जाता है जैव भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र जो है वह आगे चल करके बायोम में विभाजित हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो पेन तो पहले हटा दूँ। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए इकोसिस्टम, एजी टेंसले एक तरफ शब्द है, या फिर
यूँ कहा जाए तो पारिस्थितिकी शब्द हैं और दूसरी तरफ इनके खोजकर्ता या फिर पहली बार के प्रयोगकर्ताओं के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब बताइए, इकोसिस्टम एजी टेंसले, बी इकोलॉजी अर्नेस्ट हेकल, सी डीप इकोलॉजी ओडम, या फिर डी इकोलॉजिकल नीके जोसेफ ग्रिनले। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डीप इकोलॉजी शब्द के पहले प्रयोगकर्ता जो है वह ओडम नहीं थे। डीप इकोलॉजी शब्द के जो पहले प्रयोगकर्ता थे उनका नाम था अर्ने नेस। अर्ने नेस। बात करते हैं फिर से, देखिए, इकोसिस्टम पद का प्रयोग किया था एजी टेंसले ने या परिभाषित किया था। इकोलॉजी शब्द को परिभाषित किया था अर्नेस्ट हेकले ने। डीप इकोलॉजी शब्द को परिभाषित किया था अर्ने नेस ने। और इकोलॉजिकल नीके शब्द को परिभाषित किया गया था जोसेफ ग्रिनले के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, जो चावल की फसलों में संक्रमण का कारण बनता है। दूसरा, जो एक प्रकार की फफूंद है। या फिर फंगी है। नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर आपको बताना है। कूट है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक या न ही दो। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहला और केवल पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। देखिए, जो है यह चावल की फसलों पर फैलने वाला एक संक्रमण है और यह जो है एक प्रकार का फफूंद नहीं, यह जो है यह बैक्टीरिया होता है। ठीक है, और यह जो संक्रमण होता है चावल की फसलों पर इसको बोला जाता है झुलसा रोग। ठीक है, झुलसा रोग बोला जाता है। चावल की फसलें जो है वह समय से पहले जो है पक क्या जाती हैं, झुलस जाती हैं, सूख जाती हैं चावल की फसलें। ठीक है, और यह जो रोग है या जो बैक्टीरिया है यह सिर्फ और सिर्फ चावल पर नहीं होता है। चावल के अलावा अन्य जो सामान्य घासें होती हैं, जो स्प्रेंगलेट होते हैं या फिर जो साग सब्जियां होती हैं, उन पर भी यह रोग या फिर यह बीमारी होती है, या यूँ कहें कि झुलसा रोग उनको भी लगता है। ठीक है, चलिए, हाल ही में जो है CPMB के द्वारा यानी कि सेंटर फॉर प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के द्वारा इसका बताइए क्या किया गया, शोध किया गया या बताया गया। ठीक है, चलिए, इसको अगर शुद्ध रूप में जो को जानना है ना, तो जो का एक नाम अन्य है, इसको मैं यहीं जो के पास ही लिख के आपको बता देता हूँ। इसको बोला जाता है जैंथोमस, शॉर्ट में हम लोग जो बोलते हैं। ठीक है, जैंथमोनस ओराई GPV ओराई जी। क्या रहा नाम है पूरा जौ का, तो आप बताइए। जैंथोमोनास ओराई GPV ओराई जी। ठीक है, मुझे तो नहीं याद रहने वाला है, आप लोग को याद रहे तो बढ़िया बात है। नेक्स्ट यहाँ बताइए, पूछा जा रहा है कि कपिला अभियान निम्नलिखित में से किसने शुरू किया है। ए ग्रामीण शिक्षा मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय, या फिर डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। चलिए, अब इसे जो है आप कपिला पशु आहार से लेकर के यहाँ पर टिक मत लगा दीजिएगा। कपिला अभियान की शुरुआत की गई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, इसका पूरा नाम है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस। ठीक है, KAPILA। फिर से नाम बता दूं तो कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस। अब तो समझ गए होंगे आप लोग कि यह जो प्रोग्राम जो है वह किस मंत्रालय का होगा, तो शिक्षा मंत्रालय का होगा। ठीक है, उद्देश्य क्या है, तो जो पेटेंट वगैरह हैं, जो R&D हमारे यहाँ होती है विद्यालयों या फिर कॉलेजों के स्तर पर, या फिर अन्य लोग जो स्वतंत्र रूप से R&D करते हैं, तो उनके पेटेंट को लेकर के किस प्रकार वे अपना आवेदन कर सकते हैं और किस प्रकार वे पेटेंट को जल्द से जल्द प्राप्त कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को सुविधाजनक रूप से बनाना और साथ ही साथ कॉलेजों और संस्थानों के अधिक से अधिक छात्रों को प्रोत्साहित करना कि वे अपने आविष्कारों का पेटेंट करवा लें। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के अंतर्गत गठित मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों पर नियुक्त एक सलाहकार समिति की अध्यक्षता की। ए जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी HC मुखर्जी, या फिर डी मौलाना आज़ाद। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी
संविधान सभा द्वारा गठित की गई मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों पर नियुक्त सलाहकार समिति की अध्यक्षता जो है वह वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। देखिए इस समिति के जो है कई 5 उप समितियाँ गठित की गई थी, ठीक है 5, जिसमें 5वीं का तो गठन ही नहीं हो पाया था क्योंकि वो पाकिस्तान में चला गया था। जो 4 उप समितियाँ गठित हुई थी उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए मौलिक अधिकारों की उप समिति बनी थी जिसकी अध्यक्षता की गई थी JB कृपलानी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, प्रश्न सीधे सीधे आता है। दूसरी जो उप समिति बनी थी वह बनी थी अल्पसंख्यक उप समिति जिसकी अध्यक्षता HC मुखर्जी के द्वारा की गई थी। तीसरी जो उप समिति बनी थी उसका नाम था उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र, जिसमें असम को छोड़ दिया गया था, ठीक है। उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति, और इसकी अध्यक्षता की गई थी गोपीनाथ बोरदोलाई के द्वारा। और सबसे अंत में देखिए चौथे नंबर की जो समिति जिसका गठन हो गया था उसका नाम था छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों, और इसमें भी असम को छोड़ दिया गया था के लिए उप समिति, और इसकी अध्यक्षता की थी AV ठक्कर ने, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कैग को उन्हीं आधारों और रीति से हटाया जा सकता है जिन आधारों और रीति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। दूसरा, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या D न तो 1 न ही 2। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर A, ठीक है। केवल और केवल पहला कथन सही है। कैग को उन्हीं आधारों और रीत से हटाया जा सकता है जिन आधारों और जिस रीति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किन आधारों पर हटाया जाता है जरा कमेंट करके बताइए। तो दूसरी चीज़, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होता है। कैग का कार्यकाल जो है वह 6 वर्ष या फिर अधिकतम 65 वर्ष जो भी पहले हो तब तक के लिए होता है, ठीक है। कैग पुनर्नियुक्ति का पात्र है कि नहीं। नेक्स्ट, व्यापारी के रूप में भारत आने वाले सबसे पहले यूरोपीय समुदाय था A डच, B पुर्तगाली, C ब्रिटिश या फिर D फ्रांसीसी। चल, इसका सही उद्देश्य है ऑप्शन नंबर B। व्यापारिक रूप में आने वाला सबसे पहला यूरोपीय समुदाय था पुर्तगाली। 1498 में वास्को डिगामा ने एक गुजराती नावी अब्दुल मजीद की सहायता से भारत पहुंचने में सफलता प्राप्त कर ली थी, ठीक है। अब्दुल मजीद की सहायता से यह 1498 में भारत में कालीकट तट पर पहुंचा था जहां के राजा जमोरिन ने इसका स्वागत भी किया था, ठीक है। भारत आने वाले अगर यूरोपीय व्यापारियों की बात करें तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, इसके बाद जो है दूसरे नंबर पर डच आए थे, तीसरे पे आए थे अंग्रेज और चौथे पे आए थे फ्रांसीसी, ठीक है। और पुर्तगाली सबसे पहले यानी कि 1498 में आए थे और यह गए थे 1961 में, यानी सबसे पहले आकर के सबसे बाद गए थे पुर्तगाली। अंग्रेज आए और चले भी गए लेकिन ये लोग नहीं गए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। A तत्वबोधिनी सभा केशव चंद्र सेन, B कौन सा सही सुमेलित है यह बताना है, ठीक है। तत्वबोधिनी सभा केशव चंद्र सेन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी GK गोखले, भारत ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, D सत्य शोधक समाज देवेंद्रनाथ टैगोर। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी वर्ष 1905 में, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग। बात करते हैं अन्य सभी की। तो देखिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा वर्ष 1839 में राजा राम मोहन राय के विचारों को और अधिक बढ़ावा देने के लिए की गई थी। नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग भारत ब्रह्म समाज की, तो इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं इसके। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना वर्ष 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी और आगे चल करके यही ब्रह्म समाज वर्ष 1866 में 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक हो गया था आदि ब्रह्म समाज,
जिसकी अध्यक्षता या फिर जिसका नेतृत्व किया गया था देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, और दूसरा हो गया था भारत ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना और जिसका नेतृत्व जो है वह केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। ठीक है। और सबसे अंत में बात करते हैं सत्यशोधक समाज की। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना वर्ष 1873 में महात्मा ज्योतिबा फूले जी के द्वारा किया गया था। ज्योतिबा फूले जी के द्वारा किया गया था। और ज्योतिबा फूले जी ने एक पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था गुलामगिरी। ठीक है। चलिए लेक्चर के अंतिम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के प्रतिनिधियों के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए हिमाचल प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी त्रिपुरा। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। जो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना रही ना, या फिर जो जेवर एयरपोर्ट का प्रचार प्रसार कर रही थी, उसकी डिजाइनिंग, निर्माण और साथ ही साथ उसके 40 वर्षों के संचालन का पूरा जो है ठेका कह लीजिए आप लोग इसको, यह दिया गया है सिंगापुर की ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल को। ठीक है। किस एयरपोर्ट के लिए? तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के डिजाइनिंग, निर्माण और 40 वर्षों के संचालन की अवधि को दिया गया है ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल को, जो कि स्विट्जरलैंड का एक एयरपोर्ट है। ठीक है। सिंगापुर नहीं, स्विट्जरलैंड का। 2024 से इस एयरपोर्ट के संचालन का समय बताया जा रहा है, या फिर निर्धारित किया गया है कि 2024 से जेवर एयरपोर्ट का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इसका निर्माण पीपीपी मोड पर किया जा रहा है। ठीक है। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए धन्यवाद।